नमस्कार दगड़ियों, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं न्यूज़ ट्यूबर मुकेश हाजिर हुआ हूँ प्रदेश के अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ, जिनके ई पेपर के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। और यदि आप चाहें तो दिए गए लिंक का प्रयोग कर सभी खबरों को विस्तार पूर्वक भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और शुरुआत होती है कोरोना अपडेट से। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 18 मई को जो कोरोना अपडेट के कुल मामले संज्ञान में आए हैं, 96,169 मामले संज्ञान में आए हैं, जिसमें से 3,029 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 36,823 लोग ठीक हो चुके हैं। और जो पिछले 24 घंटों में लोगों की संख्या में इजाफा हुआ वो 5,242 हुआ, जो कि सबसे अधिक संख्या है अभी तक की। और अगर हम बात करते हैं, देश में संक्रमण के केस 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। एक तरफ देश में चौथे चरण के लॉकडाउन में कई रियायतें दी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ मरीज मिले हैं और 157 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है। तो 24 घंटे में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मामले आए हैं देश में, और जिसमें 157 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो अभी तक जो देश भर में है 36,824 लोग जो मरीज़ हैं वो स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो आगे अब हम बात करते हैं अपने राज्य की, जिसमें उत्तराखंड में 5 और प्रवासियों को कोरोना पाया गया है। जी हाँ। तो अभी राज्य भर में 97 तक पहुंच चुका है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। उत्तराखंड में 5 और प्रवासियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसमें एक 60 साल की महिला समेत 2 मरीज देहरादून और एक उत्तरकाशी, एक नैनीताल और एक चमोली जिले के गैरसैंण का रहने वाला है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 97 पहुंच गई। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि सोमवार को कुल 456 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें से 451 सैंपल नेगेटिव पाए गए। दून में पॉजिटिव पाई गई महिला 14 मई को पति के साथ एक बस में देहरादून पहुंची थी, तो उसको पति के साथ दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये भी काफ़ी चिंताजनक विषय है, जिस तरीके से उत्तराखंड में एक के बाद एक नए संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें बताया गया है कि कोरोना संक्रमित महिला के किराएदार को भी क्वारंटाइन किया गया है। महाराष्ट्र से कि मुंबई से लौटी वसंत विहार के ऋषि विहार कॉलोनी के एक पुजारी की 60 वर्षीय पत्नी को कोरोना संक्रमित पाई गई। उसको पति के साथ दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं संपर्क में आए किराएदार के परिवार समेत 8 लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया है। तो 8 लोग और को भी इसमें क्वारंटाइन किया है। और ये काफ़ी बहुत ही चिंताजनक विषय इसमें बनता जा रहा है। और जो मुंबई से लौटे थे उन्होंने बस का किराया भी खुद दिया था। जो बस था 1,60,000 में उन्होंने बस बुक कराई थी। तो ये लोग जिस तरीके से भी राज्य के अलग अलग राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो बस के द्वारा कर रहे हैं, चाहे वो अपने ये ट्रेनों के जरिए आ रहे हैं, किसी भी जरिए, तो धीरे कहीं ना कहीं कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें क्या बताया गया कि बीरोखाल के क्वारंटाइन सेंटर में युवक की मौत। पौड़ी जिले से खबर आ रही है कि बीरोखाल ब्लॉक के बीरगणा गांव के क्वारंटाइन सेंटर में नोएडा से लौटे एक युवक की मौत हो गई है। युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार भेजा गया है। डॉक्टर का कहना है कि युवक अस्थमा का मरीज था। तो बीरोखाल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेश सिंह रावत ने बताया कि बीरगणा निवासी संजय पटवाल रविवार दोपहर नोएडा से एक वाहन बुक करके गांव पहुंचा था। उसे गांव के पंचायत घर में क्वारंटाइन किया गया था। रविवार रात तबीयत बिगड़ने पर उसे एम्बुलेंस से अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो नोएडा से आए युवक को पंचायत भवन में किया गया था क्वारंटाइन, और डॉक्टर ने कहा कि अस्थमा का मरीज था। तो हम रुख करेंगे अगली खबर की तरफ, जिसमें बताया जा रहा है, जो हल्द्वानी से खबर आ रही है कि लामाचौड़ की युवती पॉजिटिव मिली। हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र निवासी एक युवती पॉजिटिव मिली है। युवती अपने पति के साथ 16 मई को दिल्ली से हल्द्वानी लौटी थी। युवती में संदिग्ध कोरोना लक्षणों के बाद उसके सैंपल की जांच की गई। सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो ये भी एक खबर हल्द्वानी से आपको हम बताए थे, और जो अभी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में इस समय भर्ती है। तो और दूसरी खबर के हिसाब से अहमदाबाद से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी से आए प्रवासियों ने नैनीताल जनपद के 13 लोग संदिग्ध पाए गए हैं। इन्हें फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में नैनीताल जनपद के 24 लोग आए थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
मोटा हल्दू के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र पांडे ने बताया कि बीते दिन अहमदाबाद से आए प्रवासियों में नैनीताल जनपद के कुल 13 लोग संदिग्ध पाए गए हैं। तो ये भी एक खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि इस समय 24 लोग आए थे, तो जिसमें से ये लोग 13 लोग संदिग्ध पाए जा रहे हैं। और क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके 28 लोग घर भेजे हैं। वहीं बीडी पांडे अस्पताल के चिकित्सकों की सहमति पर सोमवार को क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके 28 लोगों को घर भेज दिया गया है और शेष 14 लोगों को भी सैंपल सोमवार को भेजे गए हैं। और वहीं रामनगर से खबर है, अन्य राज्यों से आए लोगों में से 28 के ब्लड सैंपल कोरोना जांच के लिए हल्द्वानी भेजे गए हैं। तो अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। उत्तराखंड के 6 जिले ऑरेंज हैं और 7 ग्रीन घोषित हैं, रेड में कोई नहीं है। तो अभी बदली जो व्यवस्था है राज्य सरकार ने, उस हिसाब से राज्य सरकार ने केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार किया है जिलों का वर्गीकरण। सभी दुकानें रोज शाम 4 बजे तक खुलेंगी। और इसमें बताया जा रहा है कि हवाई सेवाएं बंद रहेंगी, स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे, होटल एंड रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकते हैं, सिनेमा, शॉपिंग सेंटर, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम नहीं खुल सकते हैं और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम के दर्शक नहीं जाएंगे, प्रशिक्षण मैच होंगे। अच्छा, वहीं धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्जित हैं और धार्मिक स्थानों पर पूजा हो सकती है लेकिन श्रद्धालु नहीं जा सकते। तो ये केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ये व्यवस्थाएं हैं। और दूसरी तरफ खबर यह है कि प्रदेश में ऑरेंज और ग्रीन जोन में नाई की दुकान, सैलून, पार्लर और स्पा खोलने की अनुमति दी है, लेकिन 31 मई तक अगर कोई जनपद रेड जोन में आता है तो वहां इन्हें खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसी के साथ रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी करने का प्रावधान भी रेड जोन में नहीं होगा। मुख्य सचिव ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ एक क्षेत्र को बफर जोन चिन्हित करने का प्रावधान भी है। बफर जोन में निगरानी रहेगी लेकिन कंटेनमेंट जोन की तरह पाबंदी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। उत्तराखंड के 6 जिले ऑरेंज जोन और 7। तो अगली खबर के हिसाब से 50% में कोरोना के लक्षण नहीं है। तो ये खबर है अगली खबर, जिसमें सुशीला तिवारी अस्पताल में आए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से करीब आधे मरीज जो हैं जिन्हें पहले कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, मतलब खांसी, जुकाम, बुखार आदि नहीं थे। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन जांच कराई तो इनके पॉजिटिव होने का पता चला। मेडिकल कॉलेज के अधीन सुशीला तिवारी अस्पताल की वायरोलॉजी लैब में सैंपल की जांच भी की जा रही है। अस्पताल में अप्रैल से अब तक करीब 37 रोगी इलाज के लिए आ चुके हैं। तो ये भी एक खतरा है कि जिनमें पहले लक्षण नहीं मिल रहे हैं वो अभी उनमें लक्षण पाए जा रहे हैं। तो अधिकतर रोगी इसमें बताया जा रहा है कि 45 साल औसत आयु वर्ग के हैं और अब तक 1707 सैंपल भेजे गए हैं। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा आप लोगों को भी इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो रुख करते हैं अपनी अगली खबर का। अगली खबर के अनुसार वहीं पे बताया गया है कि पैरासीटामोल खाकर बुखार दबा रहे हैं प्रवासी। तो इसमें ये एक सोचनीय विषय है कि प्रवासी क्वारंटाइन ना होना पड़े, ऐसा सोच के ये पैरासीटामोल खा के बुखार को दबा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की थर्मल जांच से बचने के लिए प्रवासी पैरासीटामोल खा रहे हैं। यह नुस्खा केवल बाहर से आ रहे लोग नहीं बल्कि उत्तराखंड से बाहर जाने वाले लोग भी खूब अपना रहे हैं। इस नुस्खे का प्रयोग करके कई लोग थर्मल स्क्रीनिंग को चकमा देकर निकल रहे हैं। इससे आने वाले दिनों में कोरोना का खतरा और अधिक बढ़ने का डर सता रहा है। थर्मल जांच में सामान्य कई मरीज कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। तो ये भी एक सभी जितने भी इसमें प्रवासी हैं कृपया करके ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि आज तो आप थर्मल स्क्रीनिंग से बच जाएंगे, लेकिन जो रास्ते में हो सकता है या घर जाके या गांव जाके किसी न किसी को इससे संक्रमित करेंगे। और आप खुद तो संक्रमित हैं ही हैं, क्योंकि आप पैरासीटामोल खा के उसको सिर्फ दबा रहे हैं। तो इससे संक्रमण का खतरा बढ़ चुका है। तो स्क्रीनिंग से बचने के लिए, आने जाने के लिए इन सब चीज़ों को, तरीकों को मत अपनाइए। अगला इसमें क्या है, डॉक्टर भी इस बात से चिंतित हैं। आईएमए सचिव डॉक्टर पुनीत अग्रवाल के अनुसार ओपीडी में कई मरीज बुखार की शिकायत वाले आ रहे हैं। कई ऐसे हैं जो पहले ही खुद बुखार की दवा खा चुके हैं। यदि इस तरह के एसिम्प्टोमेटिक मरीज कोरोना पॉजिटिव हो गए तो यह समाज में कई अन्य लोगों को फैल सकता है। इसलिए कुछ समय के लिए ही सही बुखार की दवाएं बिना डॉक्टरी परामर्श के ना लें। जी हाँ, तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा जाए
कि ये दवाएं आप ना लीजिए, पहले इसमें कोरोना परीक्षण के लिए जाइए और उसके बाद ही वहाँ से डॉक्टरी परामर्श लीजिए कि वो लोग क्या कहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन 4 मई के लिए सभी बाज़ारों को खोलने की मंजूरी दी है। सम विषम सिस्टम से चल सकेंगे व्यावसायिक वाहन। जी हाँ, तो सम विषम से इसमें व्यावसायिक वाहन चलाए जाएंगे। राज्य में सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे। राज्य के 6 जिले ऑरेंज, 7 ग्रीन जोन में इसमें आवंटित किए गए हैं। ग्रीन और उसी के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकते हैं, परंतु वहाँ पर जनता नहीं जाएगी। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे और इंटर स्टेट परिवहन सेवा पर फैसला जल्द ही होगा। अभी उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, मगर अलग अलग स्टेट से बात करने के बाद इस पर कोई ना कोई फैसला ज़रूर लेगी राज्य सरकार। और अगली खबर क्या बता रही है, ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। इस पर खतरा भी ये बता रहा है कि ओडिशा और बंगाल के तटीय क्षेत्रों में बड़े खतरे की आशंका। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय और एनडीआरएफ के साथ समीक्षा की। तो खतरा क्या है, तेज रफ्तार अम्फान सुपर साइक्लोन में बदला। जी हाँ, जो अम्फान इस समय आ रहा था वो सुपर साइक्लोन में बदलने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार चक्रवाती तूफान उम्फान, जो कि साइक्लोन उम्फान, ने सोमवार शाम को विकराल रूप ले लिया है। बंगाल की खाड़ी में जोर पकड़ रहे इस सुपर साइक्लोन से ओडिशा और बंगाल के तटीय क्षेत्रों के लिए बड़े खतरे की आशंका बनी हुई है। मछुआरों से 21 मई तक समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में इसके सुपर साइक्लोन में बदलने की चेतावनी दी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार शाम गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक की। वहीं एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि ओडिशा के 7 जिलों और पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में कुल 37 टीम तैनात की गई हैं। तो ये इस तूफान की बात की जा रही है। 185 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी इसमें, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों ने कहना है। और पिछले साल फैनी और बुलबुल ने मचाई थी तबाही। पिछले साल 3 मई को ओडिशा में तूफान फैनी ने कहर बरपाया था, जिससे आधिकारिक तौर पर 64 लोगों की मौत हुई थी। नवंबर 2019 में ही तूफान बुलबुल के कारण भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इस समय भी लोगों को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। और अनुमान ये भी है कि तेज़ हवाओं के साथ भारी बरसात होने का भी अनुमान है। चक्रवात के तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा से लगने वाले क्षेत्र में तेज़ हवाएं चलने के साथ भारी बारिश होगी। तटीय ओडिशा में सोमवार शाम में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि तटीय जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तो इसका खास ध्यान रखा जाए, जो इस समय उम्फान सुपर साइक्लोन में जो बदल चुका है उससे कैसे बचा जाए, इस बारे में जारी किया गए हैं ये सारे गाइडलाइंस। और अगली खबर आ रही है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को कोरोना संकट के चलते लंबित 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में बचे हुए 29 पेपरों के लिए डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगी। 10वीं की परीक्षाएं दिल्ली के एकमात्र उत्तर पूर्वी जिले के छात्रों के लिए आयोजित की जा रही हैं, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं देश भर के छात्रों को देनी होंगी। बोर्ड परीक्षा में सामाजिक दूरी और केंद्र का ध्यान रखना चाहिए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दोनों कक्षाओं की डेट शीट जारी करते हुए छात्रों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो देखिए, इन्होंने डेट शीट भी जारी कर दी है। और ये CBSE जो 12वीं की परीक्षा की डेट शीट है, इसमें 1 जुलाई को होम साइंस का पेपर है और 2 जुलाई को हिंदी इलेक्टिव का पेपर है और 2 जुलाई को ही हिंदी कोर का पेपर भी रहेगा। 7 जुलाई को इन्फॉर्मेटिक्स न्यू, कंप्यूटर साइंस न्यू और इन्फॉर्मेटिक्स ओल्ड का पेपर रहेगा और कंप्यूटर साइंस ओल्ड का पेपर रहेगा और इंफॉर्मेशन टेक का पेपर रहेगा। और 9 जुलाई को बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है, 10 जुलाई को बायोटेक्नोलॉजी का है, 11 जुलाई को जियोग्राफी का है और 13 जुलाई को सोशियोलॉजी का है। तो ये 12वीं का जो उन्होंने डेट शीट बताई गई है, वो इसमें सब सारे पेपर जो डेट शीट्स हैं एग्ज़ाम्स हैं, उसका सारे एग्ज़ाम्स का लिए बताया गया कि क्वेश्चन कौन सा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसी में घर वापसी के लिए, जी हाँ, तो
घर वापसी के लिए 2,25,695 लोग करा चुके हैं पंजीकरण। जी हाँ, तो ये देखिए, इस समय अलग अलग प्रदेशों से उत्तराखंड में रह रहे जो अलग अलग प्रवासी लोग हैं, उनमें से 2,25,695 लोग पंजीकरण करा चुके हैं ताकि वो वापस अपने घर, अपने स्वदेश आ सकें। जी हाँ, तो ये भी एक बड़ी बात है, जिसमें से जो स्थिति है वो इस समय ऐसी है कि 2,25,000, जिसमें से 1,04,461 प्रवासी पहुंच चुके हैं उत्तराखंड। 38,176 लोगों ने अपने राज्य में जाने के लिए कराया है पंजीकरण, जिसमें से 22,526 प्रवासी को उनके राज्यों में भेजा गया है और 82,513 लोग प्रदेश के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, तो ये इस समय ऐसी ये स्थिति है और इसी स्थिति को संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने क्या बोला कि इसी रफ्तार से तो प्रवासियों की घर वापसी 6 माह में भी नहीं होगी। जी हाँ, नैनीताल से ये हाई कोर्ट ने दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासियों को वापस लाने की धीमी गति पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि जिस हिसाब से प्रवासियों को लाया जा रहा है, उससे लगता है कि सरकार रजिस्ट्रेशन कराने वाले 2 लाख से अधिक लोगों को 6 माह में भी वापस नहीं ला सकती। ओहो, ये मामला धनौल्टी के विधायक प्रीतम सिंह पवार के तरफ से हाईकोर्ट में जनहित याचिका के दायर कर कहा गया था कि राज्य सरकार केवल प्रवासी मजदूरों को ही वापस ला रही है, जबकि लॉकडाउन के दौरान कई अन्य वर्ग भी लोग वहां अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। तो इसमें बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हैं, लिहाजा सभी को वापस लाया जाए और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। ये याचिका जनहित याचिका में ये जनहित याचिका में ये कहा गया था दायर करके। तो इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य से पूछे सवाल, लिहाजा इनको लाने के लिए में सरकार तेजी लाए ताकि कोरोना के संकट में लोगों को बचाया जा सके। अदालत ने सरकार को विस्तार से जवाब दाखिल करने के निर्देश दे दिए हैं और अगली सुनवाई के लिए 21 मई को तय किया गया है समय। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मणिपुर बिहार के लोगों को लेकर जाएंगी ट्रेनें। जी हाँ, तो ये एक खबर और आ रही है कि मणिपुर और बिहार के लोगों को लेकर मंगलवार को देहरादून से स्पेशल ट्रेनें रवाना होंगी। मणिपुर की ट्रेन सुबह 9 बजे जाएगी, जबकि बिहार के लिए दोपहर 1 बजे व शाम 7 बजे जाएगी। पुलिस के पास बिहार जाने के लिए 4,000 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। देहरादून से आज मंगलवार को 3 ट्रेनें रवाना होंगी। सबसे पहले सुबह 9 बजे नॉर्थ ईस्ट के छात्रों और वहां के अन्य निवासियों को लेकर एक ट्रेन रवाना होगी। हालांकि देहरादून से 2 और ट्रेन का रवाना करने को लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से देर रात तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो ये मणिपुर और बिहार के लोगों के लिए ट्रेनें जो है रवाना हो रही हैं देहरादून से। और अगली खबर के अनुसार सूरत से प्रवासियों को लेकर पहुंची ट्रेन। जी हाँ, लाल कुआं में गुजरात में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों को आने का सिलसिला जारी है। सोमवार को सूरत से 1,363 प्रवासियों को तीसरा जत्था श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लाल कुआं स्टेशन पहुंचा। यहां सभी को स्क्रीनिंग के बाद 50 बसों के जरिए अलग अलग जिलों में भेज दिया गया। हालांकि सूचना विभाग से जारी विज्ञप्ति में यात्रियों की संख्या 1595 बताई गई थी। जी, ठीक है। और अगली खबर है, हीरे का काम करने वाले 120 रुपये लेकर लौटे। तो ये खबर अपना लाल कुआं से ही है। सूरत से 1378 प्रवासियों को लेकर एक और श्रमिक ट्रेन सोमवार को लाल कुआं पहुंची। यहां स्क्रीनिंग के बाद सभी को 61 बसों में उनके जिलों के लिए रवाना किया गया। ट्रेन में आए लोगों में के पहाड़ों पलायन की वजह रोजगार था। उनके चेहरे पर घर पहुंचने की खुशी तो थी, मगर आगे रोजगार का बड़ा प्रश्न था। कई ऐसे भी थे जिनके ना नौकरी बची ना पैसा। कोई ऐसा भी था जो हीरों का काम करता था, लेकिन कोरोना की मार से लौटते वक्त जेब में महज 120 रुपये बचे थे। सोमवार सूरत से लाल कुआं आई दूसरी ट्रेन लाल कुआं पहुंची तो सामने रानीखेत निवासी देवेंद्र रावत पत्नी दीपा के साथ दिख गए। स्क्रीनिंग के बाद बेटी कविता और दिव्यांशी को लेकर बस की ओर बढ़े। देवेंद्र ने बताया कि सूरत में हीरे की कटिंग करते हैं, पत्नी साड़ी में स्टोन वर्क करती है। लॉकडाउन के चलते अब दोनों ही बेरोजगार हैं। जेब में बचे 120 रुपये लेकर घर लौट रहे हैं। रानीखेत निवासी योगेश बिष्ट पत्नी सरस्वती के साथ अल्मोड़ा जिले के गेट में स्क्रीनिंग करवाकर निकले। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दिनों में जिस कंपनी में वह काम करते थे वह जलकर राख हो गई। हादसे में कई लोग मर गए। बचत भी 2 माह में ख़त्म हो गई। दोहरी मार तब पड़ी जब
सफ़र के दौरान रात में सोते वक्त पत्नी का मोबाइल चोरी हो गया। तो ये चीज़ें इस समय जितने भी लोग हैं जो अन्य प्रदेशों से लौट रहे हैं वो अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हर किसी के साथ किसी न किसी तरह की समस्या है। जिनका जमा पूंजी थी इन 2 महीनों में समाप्त हो गई है। और देखिए जो लोग प्रदेशों से दूसरे शहरों में जाते हैं, पलायन करते हैं, किराए पे रहते हैं, तो उनके पास जमा पूंजी भी ज़्यादा नहीं होती है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक इससे ज़्यादा वक्त बगैर कमाई के नहीं काट सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अनेक तरह की जिम्मेवारियों का बोझ भी होता है। तो अगली खबर इसमें क्या आ रही है कि कोरोना के कहर ने पहली बार दिखाई पैतृक जमीन। गुजरात के सूरत से प्रवासियों को लेकर आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कई लोग परिवार के साथ थे और जिनमें कई के बच्चे पहली बार पैतृक गांव जा रहे थे। उन्हें कोरोना के चलते पहली बार अपने गांव, अपनी संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला। जी हाँ, तो इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पहली दफ़ा अपने गांव में ले जा रहे हैं, जिससे वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के वातावरण, अपने पैतृक भूमि से रूबरू होंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। हाँ, सबसे बड़ा इसमें दुखद चीज़ ये हो रही है कि लोगों का रोज़गार छूट रहा है। पलायन रोज़गार के लिए ही किया था और जिस वजह से आज उनको वापस आना पड़ रहा है, रिवर्स पलायन जिसको बोला जाता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका रोज़गार छूट चुका है। शायद वो रोज़गार नहीं छूटता तो आज इतने लोग वापस नहीं भी आते। मगर सरकार से हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं और यही दरख्वास्त भी है कि ज़रूर से ज़रूर इन लोगों के लिए हो सके यहीं पे कुछ अच्छा रोज़गार की व्यवस्था की जाए। आने वाले भविष्य इन लोगों का सुनहरा बने। अन्यथा क्या होगा, आने वाले 1 साल या 1.5 साल बाद दोबारा से पलायन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी विषय में आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या अगली न्यूज़ में आया है कि प्रवासियों को रोज़गार देने को फ़ोन नंबर जारी किए हैं। अच्छा, तो जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से ये खबर आ रही है कि जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने प्रवासियों को रोज़गार से जोड़ने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रशासन ने प्रवासियों को रोज़गार हेतु लैंडलाइन फ़ोन नंबर जारी किया है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि जनपद में आए प्रवासी रोजगार संबंधी गतिविधियों की जानकारी के लिए 013642333131 फ़ोन नंबर पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छी पहल है। और क्लस्टर आधारित खेती शुरू होगी प्रवासियों की आजीविका के लिए। तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में भूमि की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए खेती, बागवानी, पशुपालन आदि कार्यों के लिए क्लस्टर बनाए गए हैं। इसमें उस क्षेत्र के जलवायु और उपज के आधार पर कृषि संबंधित मुख्य गतिविधि संचालित की गई है, जिसमें अच्छा उत्पादन होने के साथ ही काश्तकारों की अधिक मुनाफा मिल सके। तो ये कुछ हर जगह पे कुछ ना कुछ पहल की जा रही है, जिसमें प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी प्रवासी आ रहे हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1.25 लाख, जितने भी प्रवासी इस समय सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2,25,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो इतने लोग जो आ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ रोजगार मिले प्रदेश में ही, और ये प्रदेश में ही रहें, ताकि ये वहाँ की सरकार का और अपना दोनों का फ़ायदा कर सके प्रदेश में ही रह के। और सरकार ने क्या बोला है, उत्तराखंड सरकार में प्रवासियों को 2 माह तक फ्री राशन देगी। ये उत्तराखंड सरकार ने प्रवासियों के लिए बोला है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में आने वाले प्रवासियों को 2 माह तक 5-5 किलो फ्री राशन उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए राशन खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सोमवार को सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि केंद्र ने सभी प्रवासियों को 2 माह तक फ्री राशन देने का निर्देश दिए हैं। इस क्रम में उत्तराखंड में राशन खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में वापसी के लिए अब तक 2,25,695 प्रवासी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसके सापेक्ष अब तक 1,04,461 लोग अपने घरों तक पहुंच भी चुके हैं। इसके अलावा राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में अब तक 82,513 लोगों को मूवमेंट हो चुका है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत अब तक 14,000 काम शुरू हो चुके हैं, जिसमें 2.25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अब तक 5,000 नए जॉब कार्ड बने हैं, जिसमें से 3,000 को रोजगार मिल चुका है। तो जी हाँ, ये सारी परिस्थितियाँ इस समय स्थिति के बारे में साफ बताया जा रहा है। दूसरी ओर विदेशों से भी 121 लोगों ने जताई है वापसी की इच्छा। विदेशों में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों में से भी अब तक 121 लोग वापसी की इच्छा जता चुके हैं। इसमें यूके, यूएस, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, सऊदी अरब, म्यांमार, इंडोनेशिया आदि के लोग शामिल हैं।
इसमें से 71 वापस आ चुके हैं, जबकि अन्य की वापसी जल्द होगी। इन्हें दिल्ली, कोची और लखनऊ में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। ओके, राज्य से जा चुके हैं 22,000 लोग। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तराखंड से दूसरे प्रांत को जाने वाले के लिए 38,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 22,000 लोग अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। तो बिहार के मजदूरों को ट्रेन से भेजने के लिए बात हो चुकी है, इसकी वापसी शुरू होने वाली है। और क्वारंटाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ केस दर्ज होगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि आने वाले सभी लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। जिनके पास व्यवस्था नहीं है उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है। जो भी क्वारंटाइन का उल्लंघन करेगा उन्हें उनके खिलाफ आपदा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऐसे क्वारंटाइन सेंटरों की निगरानी के लिए प्रशासनिक अमले की तैनाती की जा रही है। उन्होंने प्रवासियों से अपील की है कि वे खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। जी हाँ, तो ये इस समय की जो खबरें हैं, राशन के साथ साथ लोगों को क्वारंटाइन करने की भी अपील की जा रही है, और नहीं किया करेंगे तो उनके खिलाफ केस भी हो सकता है। तो अगली खबर के अनुसार प्रदेश में श्रमिकों को भाई मनरेगा। पिछले कुछ दिनों में काम करने वाले श्रमिकों में हर रोज करीब 10,000 का इजाफा हो रहा है। मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में हर दिन करीब 10,000 श्रमिकों का इजाफा हो रहा है। सोमवार को कुल श्रमिकों की संख्या 1,85,000 तक पहुंच गई है। तो प्रदेश में श्रमिकों को भा रही है मनरेगा की योजना। इसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने को सरकार चली गांव की तरफ। इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में गठित कमेटी तैयार कर रही है माइक्रो प्लान। स्थानीय उत्पादों पर निर्भर हो रही स्थानीय बाजार और माइक्रो प्लानिंग भी की जा रही है। सरकार को एक एक कर सौंपेंगे सुझाव। प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। अब तक समिति माइक्रो प्लानिंग पर काम कर रही है। इस काम के तहत सरकार को एक एक करके दस्तावेज सौंपे जाएंगे। कोशिश होगी कि गाँवों को आधार बनाते हुए जिले स्तर पर एक पूर्ण योजना सामने आ सके। जी हाँ, तो ये इंदु कुमार पांडे जो इस कमेटी का जो गठित किया उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इसमें एक माइक्रो प्लानिंग की जा रही है गांव की तरफ, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को पटरी में लाया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ है होम स्टे योजना से बढ़ेंगे स्वरोजगार, पर्यटन को लगेंगे पंख। मुख्य सचिव ने दिए पर्यटन में लघु और दीर्घकालीन योजना बनाने के निर्देश। उत्तराखंड में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वहीं प्रदेश में मेडिकल और आयुष टूरिज्म में भी अपार संभावना है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने पर्यटन विभाग को मेडिकल और आयुष टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लघु व दीर्घकालीन योजनाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। तो इसने सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए होम स्टे खोलने पर 33% या 10 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश में अब तक लगभग 2200 होम स्टे पंजीकृत हो चुके हैं। सरकार ने 5,000 होम स्टे स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। जी, तो पर्यटकों को ठहराने के लिए कोई भी व्यक्ति मकान को होम स्टे के रूप में पंजीकरण करा सकता है। जी, ये भी एक काफ़ी अच्छा सुझाव है। और मतलब बहुत से लोगों को पता भी है जिसके चलते 2200 होम स्टे आज तक पंजीकृत हो चुके हैं। तो इसमें भी लोग संज्ञा को भी ध्यान देना चाहिए। अगर उनके पास कुछ अलग कमरे हैं या फिर अपने ही होम स्टे सिर्फ घर में ही किया जा सकता है, गांव में भी किया जा सकता है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा रूम्स हैं, अलग कमरे हैं, 2, 3, 4 कितने भी हैं, ज़रूरी नहीं कि 10-15 होना चाहिए, तो उन कमरों को भी आप पूर्ण सुविधाओं के साथ होम स्टे में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकायदा वहाँ पानी की सुविधाएं होनी चाहिए और शौचालय की पूरी रूप से सुविधा होनी चाहिए। खान पान के सारी सुविधाएं आपको ही उनको देनी पड़ेंगी, तो उनको भी आप एक होम स्टे के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये जो भी इस समय मेरे साथी भाई बंधु सब सुन रहे हैं, तो अगर वो चाहें तो अपना ये होम स्टे के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दी है उत्तराखंड सरकार ने। कंटेनमेंट जोन में कोई भी राहत की गतिविधियों की इजाज़त नहीं। उत्तराखंड ने इस समय कुल 7 कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। तो ये खबर में भी एक आ रही है कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई राहत नहीं। विधायक की पत्नी और बेटे से अभद्रता, ये रुड़की क्षेत्र से एक खबर आ रही है कि क्षेत्र के एक विधायक की पत्नी और बेटे के साथ एक निजी अस्पताल के स्टाफ में अभद्रता कर दी है। इससे अस्पताल में हंगामा हो गया। इसके बाद विधायक की पत्नी कोतवाली पहुंच गई। हालांकि बाद में चिकित्सकों और स्टाफ ने गलती मानते हुए माफ़ी मांग ली और इस पर मामला शांत हो गया। तो ये खबर भी एक रुड़की से थी। और अगली खबर के हिसाब से 30 डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की तैनाती है। शासन ने
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पड़े प्राचार्यों के पदों पर सोमवार को तैनाती कर दी है। इसमें 2 पीजी कॉलेज और 28 डिग्री कॉलेज शामिल हैं। अब भी 2 पीजी और कुछ डिग्री स्तर के महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद खाली रह गए हैं। 31 मई को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने पर डॉक्टर कुमकुम रौतेला की तैनाती निदेशक पद पर हो जाएगी। इस कारण संयुक्त निदेशक का पद रिक्त होगा। जी हाँ, तो ये खबर आ रही थी। और भारत चीन ने लद्दाख सीमा पर बढ़ाए सैनिक, दूसरी एक फिर डोकलाम जैसी साजिश की कोशिश में है ड्रैगन, ये बताया जा रहा है। इसमें क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की गलवान नदी घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन में के बीच तनाव बढ़ गया है। इसके बाद दोनों देशों में यहां सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि लद्दाख में ग्वाला घाटी के पास चीन की सीमा की रक्षा के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। जी हाँ, तो अखबार ये खबर के हिसाब से ये बताया जा रहा है। और अगली खबर में क्या है, नेपाल ने काले पानी और लीपू लेक को अपने देश में दिखाया। जी हाँ, तो 10 दिनों के बाद लिया नेपाल की कैबिनेट ने फैसला, भारत ने किया था लीपू लेक इलाके में सड़क का उद्घाटन। तो ये भी एक खबर आ रही है। और अगली खबर के अनुसार भीमताल में दबंगों ने जमीन कब्जाने को चला दी जेसीबी। अगली खबर है, नैनीताल के कारोबारियों पर कमर्शियल टैक्स लगेगा। और नगरपालिका की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है। स्लैब निर्धारण और आपत्तियों पर सुनवाई करने के बाद होगा गजट नोटिफिकेशन। जी हाँ, तो ये खबर भी एक नैनीताल से आ रही थी। अगली खबर के हिसाब से कोटद्वार में कोरोना काल में स्मैक के नशे का खात्मा। जी हाँ, ये एक अच्छी खबर है कि लॉकडाउन के दौरान स्मैक का सेवन करने वाले युवा अगर अपने घरों में हैं और उन्होंने किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। कहा कि पुलिस की भी हमेशा स्मैक तस्करों पर नज़र रहती है और समय समय पर कार्रवाई की जाती है। तो ये डीआईजी अजय रौतेला उन्होंने कहा है, जो गढ़वाल रेंज के हैं। तो इस दौरान एक अच्छी खबर है कोटद्वार से कि स्मैक के नशे का खात्मा हो चुका है इस दरमियान। और आने वाले भविष्य में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और अगली खबर है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से सेमेस्टर परीक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म की तिथि 10 जून तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 20 मई थी, लेकिन लॉकडाउन बढ़ते एवं छात्रों की मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तिथि विस्तारित करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, तो ये भी एक खबर है, 10 जून तक ये परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जताया विश्वविद्यालय का आभार। इसी विषय पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय का आभार जताया। और एक अन्य खबर के हिसाब से जो कि विकासनगर से आ रही है, लॉकडाउन के कारण इन दिनों शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण में प्रत्येक विषय के लिए समय निर्धारित होने के कारण अधिकांश छात्र विषय संबंधी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे। खासकर विज्ञान, गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई में छात्रों को कुछ समस्याएं आ रही हैं। ऐसे छात्र छात्राओं की मदद के लिए सैलाकुई निवासी और ट्रेंडी स्कूल धूलकोट की कक्षा 9 की छात्रा पावनी चतुर्वेदी ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है। फिजिक्स इन फिंगर टिप्स विद ललित चतुर्वेदी नाम से शुरू किए गए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पावनी हर रोज अपनी कक्षा के छात्रों के साथ ही जूनियर स्तर तक छात्र छात्राओं को विज्ञान विषय का शिक्षण रोचक तरीके से करा रही है। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छी पहल है। इसमें लोग नई शुरुआत कर रहे हैं और हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। और अगली खबर के हिसाब से उज्जवल विहार में समारोह में बिना मास्क पहने थे युवक, स्थानीय लोगों ने विरोध करने पर पहुंचा दी पटेल नगर कोतवाली की पुलिस। तो ये बड़ोवाला में जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे 14 दोस्तों पर मुकदमा किया गया है और ये गलत बात है। इस दरमियान लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सोशल गैदरिंग से बचना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम से कम लोगों को आपसी मेलजोल कम रखना चाहिए। फ़ोन के से संपर्क में रहिए। ये कोरोना काल गुजर जाए उसके बाद जितनी पार्टी कीजिए, जितना जन्मदिन मनाइए, ज़रूर मनाइए। और वहीं खबर आ रही है, मसूरी में बुजुर्ग की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या। जी हाँ, ये उदयपाल का फाइल फोटो है। इसमें क्षेत्र की शिव कॉलोनी में बुजुर्ग की नृशंस हत्या कर दी गई। बुजुर्ग के सिर और चेहरे को बुरी तरह कुचला
गया था। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर पड़ोसी युवक छत से कूदकर भागने लगा। वह गंभीर घायल हो गया। पुलिस अवैध संबंध, लेन देन या रंजिश में हत्या मानते हुए जांच कर रही है। जी हाँ, तो ये मसूरी से खबर आ रही थी। और अगली खबर के हिसाब से उत्तराखंड में तबादला सत्र शून्य करने की मुख्यमंत्री की भी मंजूरी। जी हाँ, तो ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है उत्तराखंड में तबादला सत्र को शून्य करने के लिए। और अगली खबर यह है कि लॉकडाउन के दरमियान बाजार में नहीं दिख रही रमज़ान की रौनक। तो ये सुनसानी आपको देखने को मिल रही है। तो ईद का बाज़ार ईदगाह रोड, लाइन नंबर 1, ताज चौराहा, रेलवे बाज़ार, नया बाज़ार, मीरा मार्ग, आज़ाद नगर, मुजाहिद चौक पर लगता था इस समय, लेकिन अब यहाँ सारा सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये लॉकडाउन के दरमियान बाज़ार तो खुल रहे हैं, मगर रमज़ान की रौनक देखने को लोगों को नहीं मिल रही है। अगली खबर के हिसाब से हल्द्वानी में पानी की हाहाकार, पब्लिक की सुनो पुकार। ये इस समय हल्द्वानी में चल रहा है कि जल संस्थान दफ्तर पहुंचे लोग धरने पर बैठे उपेक्षा का आरोप लगाया। लॉकडाउन के बीच शहर के कई इलाकों में ऐसे हैं जहां लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। राजपुरा में ओवरहेड टैंक का पाइप खराब है। यहाँ 15 दिन से पेयजल संकट बना हुआ है। अधिकारी टैंक की मरम्मत को मजदूर नहीं मिल रहे की बात कह रहे हैं। गुस्साए लोगों ने सोमवार को जल संस्थान दफ्तर पहुँचकर धरना शुरू कर दिया। तो देखिए, प्रदेश में जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे पानी के लिए लोगों की हाहाकार भी बढ़ती जा रही है। तो जितना जल्दी हो सके प्रशासन को इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। और अंत में चलते चलते एक खबर हम आपको बताना चाहेंगे। रुद्रनाथ के कपाट खुले और तुंगनाथ की डोली हुई रवाना। जी हाँ, तो ये खबर आ रही है इस समय, जिसमें ये बताया जा रहा है कि चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट सोमवार को खोल दिए गए। हालांकि कोरोना संकट के चलते श्रद्धालुओं की कमी दिखी। उधर तुंगनाथ की डोली रवाना हो गई। तुंगनाथ के कपाट 20 मई को खुलेंगे। जी हाँ, तो ये आज की सुर्खियों को हम यहीं पे देते हैं पूर्ण विराम, और जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली खबरों के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।